5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज क्लास 9th के मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि अगर स्टूडेंट हमें स्पीड गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम स्टूडेंट 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर हमें स्पीड गिवन है लेट्स से इट इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फैक्टर स्टूडेंट फिक्स फैक्टर है, एक फिक्स। कैसे सॉल्व करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड स्टूडेंट हमारी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमें स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड हमारी बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, जो मीटर पर सेकंड होता है दैट इज दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हमारी स्पीड है 54, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट कैंसिल करेंगे 3 से, ये हमारी बन जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट अगर 72 है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, उसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर 18 है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर जो 36 किलोमीटर पर आवर वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड, और 54 होती है 15। सिमिलरली 72 होती है 20 मीटर पर सेकेंड। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड जो है दैट इज दी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एज वेल एज स्टूडेंट वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, यहाँ स्टूडेंट बेसिकली नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि एक कार है, a car increases its speed, a car increases its speed from 36 किलोमीटर पर आवर to 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds। हमें स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का पहले हमें एक्सप्रेशन मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट उसका एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन इज v माइनस u/t, change in velocity divided by time, this is the expression for acceleration। यहाँ स्टूडेंट ये हमारी है u इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, ये स्टूडेंट हमारी है v फाइनल वेलोसिटी। आइए देखते हैं, पहले u कैलकुलेट करते हैं। u स्टूडेंट हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, जैसे कि अभी डिस्कस किया है 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करके ये बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्टूडेंट अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो v हमारी है 72, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्सेलरेशन के फार्मूले में, v की वैल्यू है 20 और u स्टूडेंट हमारे पास है 10, 20 माइनस 10, और टाइम स्टूडेंट हमें 10 सेकंड गिवन है लाइक दिस। तो 20 से 10 स्टूडेंट माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 10/10 दैट मीन्स एक्सेलरेशन स्टूडेंट आ रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट, जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक्सेलरेशन v माइनस u/t
पहले हमें स्टूडेंट u को मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है। सिमिलरली v को भी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में स्टूडेंट यहां हमें ये गिवन है कि एक स्टूडेंट है तो पहले ए तो बी, 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट हमारे पास, 2 पॉइंट्स ए से बी की तरफ जो जाता है ए टू बी, तो उसकी स्पीड स्टूडेंट हमें गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज बेसिकली v1। उसके बाद व्हेन इट रिटर्न फ्रॉम बी टू ए जब रिटर्न करता है तो हमें स्टूडेंट इसकी स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, ए टू बी जो हमारी स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। जब बी से ए की तरफ आते हैं तो स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। हमें होल जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट जर्नी की। इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लेते हैं एस स्टूडेंट। तो ऐसे केस में जब स्टूडेंट हमारे पास सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दिस इज ए बी एस डिस्टेंस, सिमिलरली बी इज आल्सो एस डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है। ऐसे केस में स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड शॉर्टकट फार्मूले से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, दोनों ही डिस्टेंस सेम होने चाहिए, ए बी एज वेल एज सेकंड डिस्टेंस बी ए। तो यहाँ तो सेम ही है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला स्टूडेंट शॉर्टकट है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो कैसे आएगा स्टूडेंट, v1 की वैल्यू हमारे पास है 20, सिमिलरली v2 की वैल्यू है हमारे पास 30, यहाँ आएगा 20 प्लस 30। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना बना 2, 20, 30 और नीचे हमारे पास बना 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, ये स्टूडेंट 4 पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बना 2 4 8 8 3 24। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी बनेगी 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इन फैक्ट रॉन्ग मेथड। 20 प्लस 30 ओवर 2, एवरेज निकाल लेते हैं 50 ओवर 2 जो आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इन फैक्ट रॉन्ग मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारी 25 आ रही है, जबकि एग्जैक्ट हमारी 24 किलोमीटर पर आवर है। आई होप स्टूडेंट टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट हमारा ये है कि हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ ये सिचुएशन है हमारे पास, दिस इज सिचुएशन लाइक दिस। सर्कुलर पाथ पे स्टूडेंट, ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट ए और उसके बाद इस सर्कल का रेडियस है आर। यहाँ स्टूडेंट आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने चाहिए। अगर बात करें हम फुल सर्कल की, फुल सर्कल के लिए स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमारा होता है फुल सर्कल के लिए 2 पाई आर। डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, डिस्टेंस इज 2 पाई आर। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट होती है 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। होल सर्कल के लिए डिस्टेंस इज 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट होती है 0। अगर बात करें सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका पार्टिकल स्टूडेंट यहाँ पहुंचा बी पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट बी है, तो सेमी सर्कल के केस में स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस होता है वो होता है पाई आर, डिस्टेंस पाई आर। जबकि स्टूडेंट ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, कितनी है स्टूडेंट, ये है 2r। 2r डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी है 2r, जबकि डिस्टेंस हमारा है पाई आर। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फुल सर्कल के लिए डिस्टेंस 2 पाई आर,
सेमी सर्कल के लिए डिस्टेंस पाई आर, फुल सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, जबकि सेमी सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट होती है 2r। अब नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर हमारा हो क्वार्टर ऑफ सर्कल, क्वार्टर ऑफ सर्कल का मतलब हमारा जो फाइनल पॉइंट है यहां पे है स्टूडेंट क्वार्टर ऑफ सर्कल। क्वार्टर ऑफ सर्कल के लिए, क्वार्टर ऑफ सर्कल, क्वार्टर ऑफ सर्कल के लिए क्या है, डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा होता है 1/4 मल्टीप्लाई 2πr, क्योंकि क्वार्टर है, क्वार्टर का मीनिंग 1/4 होता है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हम इन दिस वे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली √2r है, √2r। डिस्प्लेसमेंट इज √2r बाई डिस्टेंस हमारा है 1/4 मल्टीप्लाई 2r, 2πr। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टूडेंट हमारा है, अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स के। एक तो है स्टूडेंट हमारा कुछ ऐसे, ये हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है लाइक दिस, और दूसरा हमें कुछ ऐसे गिवन है लाइक दिस। ये हमारा है ऑब्जेक्ट ए और ये हमारा है बी ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, यहां हमें कुछ ऐसे सिचुएशन गिवन है। ये है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहां स्टूडेंट हमें डिवीजन गिवन है, कुछ ऐसे की डिवीजन गिवन है 10, उसके बाद 20, सिमिलरली उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60, 70 और 80। कुछ ऐसे की सिचुएशन गिवन है। हमें ये कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है दोनों की, स्पीड ऑफ ए की स्पीड कैलकुलेट करनी है और बी की स्पीड कैलकुलेट करनी है, और हमें ये कंक्लूड करना है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, विच वन इज मूविंग फास्टर। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। अगर बात करें स्पीड ऑफ ए, पहले ए की बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्ट की, दिस इज दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट ए। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां स्टूडेंट अगर बात करें ओए की बात करें, अगर इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो स्पीड होती है स्टूडेंट बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो न्यूमिनेटर में हमारा डिस्टेंस आना चाहिए और डिनोमिनेटर में टाइम। तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट आपने पहले दो जो एंड पॉइंट्स हैं, दो एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट है ओ और दूसरा हमारा है ए, दोनों एंड पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस है 80, ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली है 80, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट हमारा है डिस्टेंस 0, बिकॉज ओरिजिन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो डिस्टेंस 0 है, तो 80 से 0 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब टाइम देखना है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट हमारा जो टाइम है वो हमारा है 6 सेकेंड। ए के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम है 6, जबकि ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम स्टूडेंट ओरिजिन के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ही होगा, तो 6 माइनस 0, तो सॉल्व करें ये आएगा 80/6। 80/6 अगर कटिंग करें 2 से कटिंग करें, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 40/3। तो एक ही स्पीड स्टूडेंट हमारे पास आई 40/3। 40/3 अगर सिंपलीफाई थोड़ा सा करें तो 13.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ ए। सिमिलरली स्टूडेंट हम बी की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी में स्टूडेंट अगर ये है हमारा बी का ग्राफ, अगर बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस देखे, बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस हमारा है 50, बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस है 50। इस पॉइंट को हम स्टूडेंट सी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए सी। तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 है,
तो 50 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 माइनस 30। अब टाइम देखते हैं, बी के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम हमारा है 6, जबकि स्टूडेंट सी के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम हमारा है 0। 6 माइनस 0 तो ये आएगा 20/6। तो सॉल्व करेंगे तो 10/3 आएगा, 10/3 यानी कि 3.33 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी है बी की स्पीड। तो स्टूडेंट हमें ए की स्पीड है 13.3 और बी की स्पीड है 3.3। नेचुरली है ए की स्पीड ज्यादा है, इसलिए स्टूडेंट आपका जो ए है दैट इज मूविंग फास्टर, इज मूविंग फास्टर। अगर बात करें स्टूडेंट की कौन से पॉइंट के ऊपर वो दोनों ए और बी आपस में मीट करेंगे, तो ये वो पॉइंट है स्टूडेंट वेयर दे विल मीट, मीटिंग पॉइंट है ये, मीटिंग पॉइंट। तो कब मिलेंगे अगर देखें तो यहां स्टूडेंट कहीं मिलने वाले हैं, टाइम देखें तो टाइम हमारा बनने वाला 3 सेकंड में, दे विल मीट एट 3 सेकंड, मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट हमारा होगा एट 3 सेकंड फ्रॉम ग्राफ। स्टूडेंट यू हैव टू कैलकुलेट, प्लीज बी केयरफुल, एट 3 सेकंड दे विल मीट। आई होप स्टूडेंट यहां तक आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां बेसिकली हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास है वीटी ग्राफ है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यहां हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। हमारे पास ये वीटी ग्राफ है, दिस इज ए बी। अब स्टूडेंट हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो जो डिस्टेंस होता है वो होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो ये स्टूडेंट हमारा है वीटी ग्राफ ए बी। अब इसके अंडर स्टूडेंट एरिया, ये हमारा टोटल एरिया है। दिस इज बेसिकली ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी है स्टूडेंट, ओ ए, उसके बाद बी सी एंड डी। तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम, ओ ए, उसके बाद सिमिलरली बी सी एंड डी, ओ ए बी सी डी। इस ट्रेपीजियम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स, फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास बनेगी ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये स्टूडेंट वी विल स्प्लिट दिस ट्रेपीजियम इनटू टू पार्ट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, दिस रेक्टेंगल ओ ए सी डी। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास डिस्टेंस है u, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है v, कहने का मतलब bd डिस्टेंस है v, और ये हमारे पास है od, हमारे पास है टाइम के इक्वल टाइम। आइए देखते हैं ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया होता है स्टूडेंट लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आइए देखते हैं बेस कितना है। बेस स्टूडेंट हमारा है AC, यहां लिखेंगे AC। अगर बात करें हाइट की स्टूडेंट, तो ये हमारी हाइट है इस ट्राइंगल के BC, BC इसकी हाइट है। उसके बाद इस रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की लेंथ स्टूडेंट हमारे पास है OD, जबकि अगर ब्रेड्थ की बात करें तो ये इसकी ब्रेड्थ है OA। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है S S एंड S। आइए देखते हैं क्या बनता है। AC की वैल्यू पुट करते हैं। अगर डायग्राम से देखें स्टूडेंट, ये हमारा AC इसके इक्वल है, तो AC की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है T। अब बात करें BC की वैल्यू स्टूडेंट, BC की वैल्यू भी ऑलरेडी नो, वो कितनी होगी स्टूडेंट, इस V से हम ये U सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहने का मतलब V माइनस U है इसकी वैल्यू, V माइनस U। तो ये है V माइनस U। अब बात करें OD की, OD डायग्राम से क्लियर है T है। अब OA की बात करते हैं, OA स्टूडेंट हमारे पास है U। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है।
इस v माइनस यू को हमने रिप्लेस करना है, यहां से इसकी वैल्यू लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v माइनस यू की कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस यू दिस। तो वैसे हमारे पास क्या है, 1/2 t v माइनस यू की वैल्यू आएगी 80 और यहाँ आएगा ut। तो कुछ ये सिचुएशन हमारे पास बनी, देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन। एस, ये स्टूडेंट ut पहले लिख लेंगे, ut ये हमारे पास बन गया, t से t मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, एस हमारा है डिस्टेंस, यू हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, टी हमारा है टाइम और ए हमारी है एक्सेलरेशन। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं, थर्ड इक्वेशन। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार फिर डिस्कस करते हैं। पहले हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्रेपीजियम का। इस ट्रेपीजियम का दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है, ये हमारी है ट्राइंगल, दिस इज अवर ट्राइंगल, और ये हमारी है रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सब्स्टिट्यूटिंग द सूटेबल वैल्यू वी कैन ड्राइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में स्टूडेंट हमें यही ऐसी हमें कैलकुलेट करनी है, 10 डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करनी है जैसे हमने डिस्कस किया। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सी ट्रेपीजियम, वही ट्रेपीजियम जिसकी हमने बात की है, ओ ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है स्टूडेंट, उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई एच। ये है कुछ सिचुएशन, तो देखते हैं सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड स्टूडेंट कौन कौन सी साइड है, एक हमारे पास है ये वाली साइड ओ ए, और दूसरी हमारे पास है ये हमारे पास है बी डी। कुछ ऐसे है हमारे पास ट्रेपीजियम, कुछ ऐसे ओ ए लाइक दिस, बी सी डी। तो ये एक साइड हो गई ओ ए और सामने वाली साइड हुई बी डी, ओ ए प्लस बी डी। और हाइट है स्टूडेंट, बीच में गैप कितना है, ये हमारा है गैप ओ डी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, ओ ए की वैल्यू डायग्राम से स्टूडेंट है यू, बी डी की वैल्यू है हमारे पास डायग्राम से, बी डी की वैल्यू है वी, ओडी की वैल्यू स्टूडेंट डायग्राम से है टी। तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन रही है, यहां स्टूडेंट हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से निकालेंगे तो टी हमारा इधर आ जाएगा, टी हमारा एक्सचेंज कर देंगे, टी स्टूडेंट हमारा इधर आएगा और ए हमारा नीचे चला जाएगा। तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी v माइनस यू ओवर ए। तो यही वैल्यू यहां पुट कर देते हैं 1/2 u प्लस वी, टी की वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे v माइनस यू ओवर ए। कुछ ये ऐसे सिचुएशन बनी। तो एस का स्टूडेंट हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और ये हमारा नीचे बन जाएगा 2a। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज इन फैक्ट स्टूडेंट अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम स्टूडेंट इसको पी सिंबल से डिनोट करते हैं,
पी सिंबल से। तो मोमेंटम में स्टूडेंट टू क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बॉल है, फुटबॉल है, लाइक दिस इज अवर फुटबॉल, और उसका स्टूडेंट हमारे पास है मास। लेट्स अज्यूम के दिस फुटबॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी v और इसका मास है m। तो इसका स्टूडेंट मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम बेसिकली स्टूडेंट होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट में। मोमेंटम रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ मोशन, quantity of motion possessed by an object, possessed by an object। मोमेंटम को स्टूडेंट हम पी सिंबल से डिनोट करते हैं, पी, और मोमेंटम हमारे इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अगर आपका मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा ही होगा स्टूडेंट। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम विल बी ग्रेटर। तो कहने का मतलब वी कैन राइट P इज इक्वल टू एम वी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मोमेंटम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन मोमेंटम। हमें गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम is moving with velocity of 10 meter per second। Find its momentum। यहां स्टूडेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले प्लीज स्टूडेंट इंश्योर कि आपका मास और वेलोसिटी दोनों ही एसआई यूनिट में होना चाहिए। यहाँ जो मास है स्टूडेंट, अगर तो हमारा मास किलोग्राम में गिवन है, लेट्स इट इज 2 kg 5 kg, तब तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पे 2 kg या 5 kg। लेकिन यहाँ मास स्टूडेंट हमें ग्राम में गिवन है 200 ग्राम। तो इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो सॉल्व करके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0.2 kg बनेगा, 0.2 kg। तो मास स्टूडेंट हमारा हुआ 0.2। अगर बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही है स्टूडेंट, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम हमारे पास बनेगा 2 kg मीटर पर सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 kg मीटर पर सेकंड। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट, मोमेंटम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एंड आल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, जो मोमेंटम होता है स्टूडेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज स्टूडेंट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है स्टूडेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, थ्री लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। थ्री लॉज ऑफ मोशन, थ्री लॉज ऑफ मोशन पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये स्टूडेंट बेसिकली क्या कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लगाए, आइदर आपका वो जो ऑब्जेक्ट है इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट, एन ऑब्जेक्ट विल remain will remain in a state of rest, will remain in a state of rest or uniform velocity unless an external force
is applied or acts on it, is applied on it, is applied on it। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दैट विल रमेन, या तो वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा, और स्टूडेंट अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब तक कि उसके ऊपर एक बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाती। तो अगर बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, एग्जांपल्स की बात करें, एक तो स्टूडेंट हमारे पास ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हमारे पास एक है गिलास, उस गिलास के ऊपर स्टूडेंट अगर हम एक कार्डबोर्ड रखते हैं, लाइक दिस कार्ड रखते हैं, और यहां रखते हैं बेसिकली एक कॉइन, तो इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। जैसे ही स्टूडेंट हम इस कार्ड को हिट करते हैं, दिस इज अवर कार्ड, तो जैसे ही कार्ड को हिट करते हैं, कार्ड तो स्टूडेंट हमारा आगे स्लिप कर जाता है, लाइक दिस कार्ड तो हमारा आगे स्लिप कर जाता है, लेकिन स्टूडेंट आपका जो कॉइन है, ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट इट विल मेंटेन इट्स स्टेट एंड विल देयरफॉर फॉल डाउन इनटू द ग्लास। कुछ ऐसे की सिचुएशन होगी स्टूडेंट, कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास, और आपका जो कार्ड है दैट विल स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है इस केस में स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जो कार्ड है दैट विल स्लिप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट कॉइन ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट विल रिमेन एट इट्स ओन पोजीशन, देयरफॉर विल फॉल डाउन इनटू द ग्लास। तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल हमारी है वो कैरम बोर्ड वाली। कैरम बोर्ड में स्टूडेंट कुछ ऐसे सिचुएशन होती है लाइक दिस, ए के ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, जैसे ही हमारा स्ट्राइकर इसको स्ट्राइक करता है तो ये तो स्टूडेंट आगे स्लिप कर जाएगा, जिसके ऊपर हमारा स्ट्राइकर हिट करेगा। कुछ यही सिचुएशन होती है कैरम की गेम में, दिस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन बाकी के जो कॉइन है स्टूडेंट दे विल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट, दे विल यू कैन से मेंटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन स्टूडेंट। तो यहां भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल है इन केस ऑफ कॉइन्स, कैरम के जो कॉइन्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिमिलरली कुछ और भी हमारी एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जब हम किसी कारपेट को हिट करते हैं, कारपेट को हिट, जो जिस कारपेट में हमारे डस्ट के पार्टिकल हैं, कारपेट कारपेट वाली एग्जांपल भी स्टूडेंट है हमारी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि जब हम कारपेट को हिट करते हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल है, ऐसे हिट करते हैं, कारपेट तो स्टूडेंट हमारी आगे पीछे हो जाती है, इट मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन हमारे जो डस्ट के पार्टिकल है ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट दे रिमेन एट देयर ओन पोजीशन, देयरफॉर फॉल डाउन फ्रॉम द कारपेट। यहां भी स्टूडेंट एनर्जी ऑफ रेस्ट और यू कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, एनर्जी ऑफ रेस्ट और यू कैन से एनर्जी ऑफ रेस्ट और यू कैन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे हम किसी बस में, जैसे हम स्टूडेंट बस में बैठे हैं, बस हमारी रेस्ट में है, रेस्ट पे अगर वो एकदम से चलना शुरू कर देती है, मोशन में हो जाती है, तो वी स्टूडेंट वो फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे क्यों होता है, कुछ ऐसे हम बैठे हैं, वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है। बेसिकली स्टूडेंट जब बस हमारी रेस्ट से मोशन में जाती है तो हमारी बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, लोअर पार्ट, वो तो स्टूडेंट मोशन में आ जाता है, जबकि जो हमारा अपर पोर्शन है वो अभी रेस्ट पे ही है, दैट इज व्हाई वी फॉल बैकवर्ड। ये भी स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ही एक एग्जांपल है। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट है कि अगर हम हमारी जो मूविंग बस है उसके ऊपर अगर हमने कुछ सामान रखा है, लगेज रखा है, तो वहां भी स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर बस एकदम से चलती हुई बस एकदम से रुकेगी तो बस तो स्टूडेंट रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन आपका जो लगेज है विच इज प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ द बस, वो स्टूडेंट ड्यू टू एनर्जी ऑफ मोशन दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर फॉल डाउन फ्रॉम द बस। अब डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टूडेंट दो ही हमारे पास चीजें होती हैं, एक होती है फोर्स और एक होता है ये स्टूडेंट बेसिकली जो एम यू है इसको हम कहते हैं इनिशियल मोमेंटम। दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। एम वी स्टूडेंट हमारा होता है फाइनल मोमेंटम। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट कितना हुआ, अगर चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल से इनिशियल माइनस करेंगे, चेंज इन मोमेंटम वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, कहने का मतलब है एम वी माइनस एम यू। अगर बात करें स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके लिए स्टूडेंट हमें ये जो चेंज इन मोमेंटम है उसको टी से डिवाइड करना पड़ेगा, एम वी माइनस एम यू ओवर टी। इस क्वांटिटी को स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ही क्या, वो स्टूडेंट यही कहता है कि फोर्स जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी माइनस एम यू ओवर टी। दिस इज इन फैक्ट द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी कैन राइट डाउन हेयर rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force applied, is directly proportional to force applied। ये हमारी डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस प्रोपोर्शनैलिटी को स्टूडेंट हटा देते हैं एक कांस्टेंट से, उस कांस्टेंट की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, लीव इट। एम कॉमन आएगा, यहां आएगा वी माइनस यू, वी माइनस यू, एम स्टूडेंट हमारा कॉमन, तो ये हमारे पास आएगा वी माइनस यू ओवर टी। कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है ये हमारी होती है एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बना एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एम यू से और फाइनल मोमेंटम को डिनोट करते हैं एम वी से। इसलिए हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ स्टूडेंट वो कितना हुआ, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम स्टूडेंट चेंज हुआ उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज अवर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि ये फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एम कॉमन लिया तो ये हमारे पास बना एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, रिलेटेड न्यूमेरिकल। अगर हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन हो फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स हमें गिवन है, इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास हमें गिवन है 5 kg। हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। तो यही फार्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमें गिवन है 100, मास हमें गिवन है 5, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन कैसे करेंगे, 100 ओवर 5। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट काफी एप्लीकेबल है डेली लाइफ में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
आपका स्टूडेंट जो रॉकेट लॉन्च होता है वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ये एक है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस है कुछ ऐसे, स्प्रिंग बैलेंस, इसके अंदर स्टूडेंट स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ है हुक, उसके बाद है सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस कुछ ऐसे। तो यहाँ भी बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल होता है। अगर स्टूडेंट ये हमारा है फिक्स, यहाँ वॉल से कनेक्टेड है, यहाँ से हमने खींचना है स्टूडेंट फोर्स एफ से, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा दैट इज बेसिकली एक्शन, दिस इज बेसिकली एक्शन। इस डायरेक्शन में स्टूडेंट खींच रहा है तो दिस इज एक्शन। स्टूडेंट होगा क्या, ये स्प्रिंग बैलेंस इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट एक्शन और रिएक्शन से ही तो रिलेटेड है। देयर इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, टू एवरी एक्शन, स्टूडेंट वी कैन ब्रीफ डाउन द डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। अब चलते हैं स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक बार समराइज कर लेते हैं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट वो ये कहता है कि जब तक बाहर से फोर्स ना लगाई जाए, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट हमारा ये कहता है कि जितनी आपकी फोर्स ज्यादा होगी, जितनी आपकी फोर्स ज्यादा होगी उतना ही स्टूडेंट इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और बीच में हमने निकाला एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड हमारा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिस्कस करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट डायग्राम देखें तो फर्स्ट डायग्राम में स्टूडेंट बेसिकली है क्या, आइए स्टूडेंट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये डायग्राम एक गिवन है कि एक गिलास के ऊपर हमने एक कार्ड रखा है और उस कार्ड के ऊपर स्टूडेंट कॉइन है। जैसे ही हम इस कार्ड को हिट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आपका जो कार्ड है दैट फ्लाइज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपका जो कॉइन है दैट फॉल्स इनटू द ग्लास। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जिस कार्ड को हमने हिट किया वो तो दैट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पर हमारा जो कॉइन है ड्यू टू इनर्शी ऑफ रेस्ट it maintain its state and therefore it falls down into the class। Here student first law of motion is applicable, coin will fall into the glass। आइए नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर चलते हैं। अगर इस डायग्राम को देखें एनसीईआरटी का डायग्राम, यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि एक आपका क्रिकेट फील्डर है, क्रिकेट फील्डर इज ट्राइंग टू कैच ए बॉल। जब स्टूडेंट वो बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। ऐसा बेसिकली क्यों करता है
हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई क्रिकेट फील्डर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए बॉल। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। हमारे पास एफ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है, एम वी माइनस यू ओवर टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। तो हो क्या रहा है, जैसे ही स्टूडेंट वो अपने हाथों को पीछे की तरफ करता है, लोअर हिज हैंड्स, तो बेसिकली वो टाइम को इंक्रीज करता है। ही इंक्रीजेस द टाइम, फील्डर इंक्रीजेस द टाइम, तो यहाँ इस इक्वेशन से स्टूडेंट साफ क्लियर है कि जो हमारी फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि अगर आपका टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स हमारी कम होगी। इसलिए तो स्टूडेंट अपने हाथ को नीचे की तरफ लोअर करता है टू इंक्रीज दिस टाइम। टाइम इंक्रीज होगा तो आपकी फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, देयरफॉर इफ टाइम इंक्रीजेज, टी इंक्रीजेज, फोर्स विल फॉल, स्टूडेंट फोर्स विल डिक्रीज, तो फोर्स हमारी कम हो जाएगी। तो देयर फोर जो हमारे जो फील्डर के हैंड्स है दे विल नॉट गेट एनी डैमेज, तो लेस, या यू कैन से नो इंजरी विल बी देयर, लेस डैमेज टू हैंड्स या फोर्स टू हैंड्स। कहने का मतलब है ही विल सेफली कैच दी बॉल, ही विल सेफली कैच दी क्रिकेट बॉल। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के। अगर फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो क्रिकेट फील्डर है वो हाथों को क्यों लोअर करता है, जस्ट टू इंक्रीज दिस टाइम। टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स हमारी कम हो जाएगी, फोर्स कम होगी तो स्टूडेंट ही कैन सेफली कंफर्टेबली कैच दी बॉल, तो नो इंजरी विल बी देयर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये कुछ डायग्राम गिवन है टू स्प्रिंग बैलेंस का, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब दो स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरे को खींचते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस दूसरे स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा दैट इज एक्शन, तो उसके रिवार्ड में स्टूडेंट आपका जो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस है दैट विल एक्सर्ट सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं रिएक्शन। सो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली हमें रिइक्वल ऑफ गन का कंसेप्ट समझाया हुआ है। यहाँ भी स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास गन है लाइक दिस, कुछ ऐसे की हमारे पास गन है लाइक दिस। यहां से हमने करना है बुलेट फायर, बुलेट फायर करना है, दिस इज अवर बुलेट, दिस इज अवर गन स्टूडेंट। तो होता बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट ये जो हमारी गन है बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो बेसिकली स्टूडेंट हमारा होता है एक्शन। तो उसके रिवार्ड में स्टूडेंट हमारा जो बुलेट होता है वो गन के ऊपर भी फोर्स लगाता है, सेम ही फोर्स अप्लाई करता है गन के ऊपर बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट स्टूडेंट। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एप्लीकेबल है। तो ये तो स्टूडेंट बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो इक्वली एप्लीकेबल हियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट बिफोर फायरिंग हमारा गन का मोमेंटम है जीरो और बुलेट का मोमेंटम भी है जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम तो है जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम है हमारा जीरो। फाइनल मोमेंटम देखें स्टूडेंट, बुलेट का मोमेंटम कितना है, मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो बुलेट का मोमेंटम होगा मास ऑफ बुलेट, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अगर बात करें गन की, गन का मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ गन
velocity of gun, that is equal to, this is our final momentum. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली कहता क्या है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है स्टूडेंट, एम बी वी बी प्लस एम जी वी जी इज इक्वल टू जीरो। काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए। कई बार स्टूडेंट बेसिकली हमें होता क्या है कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। रिकॉइल वेलोसिटी, गन विल रिकॉइल कहने का मतलब इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद सर्टेन वेलोसिटी। इसको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एम बी वी बी एम जी वी जी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट डायग्राम देखें, ये स्टूडेंट जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। यहाँ ये जो हमें डायग्राम गिवन है कि एक पर्सन इज जंपिंग फ्रॉम अ बोट ऑन सी शोर, यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है स्टूडेंट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा जो पर्सन है बोर्ड से जंप करता है तो बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम एक्शन कहते हैं। तो बोर्ड भी स्टूडेंट रिवर्ट में एक पर्सन के ऊपर फोर्स लगाती है, दैट इज बेसिकली रिएक्शन। इसीलिए आपका जो पर्सन है दैट कम्स आउटसाइड द सी। तो पर्सन exerting a force on boat, that is action. Similarly जो बोट है that exerts equal and opposite force on person, that is why the person can safely come out of the boat। और इसीलिए बोट भी स्टूडेंट हमारी पीछे चले जाती है। यहाँ स्टूडेंट ये जो हमारा डायग्राम गिवन है यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ हमारे पास दो किड्स गिवन है, दो स्टूडेंट्स गिवन है। जब एक स्टूडेंट एक जो बैग है काफी हैवी बैग दूसरे स्टूडेंट की तरफ थ्रो करता है तो फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो जो बैग है उस पर्सन के ऊपर भी बैकवर्ड इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है। इसलिए आपकी जो ये पर्सन है विच विल थ्रो दी बैग, उसकी जो ट्रॉली है स्टूडेंट दैट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है इस डायग्राम में। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब वो हैवी बैग को आगे की तरफ फेंकेगा तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली एक्शन है, तो वो जो बैग है उस पर्सन के ऊपर भी फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन अप्लाई करेगा। तो देयरफॉर आपकी जो ट्रॉली है दैट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ स्टूडेंट अब अगर दो डायग्राम और देखें, यहाँ भी दो डायग्राम हमें गिवन है। ये स्टूडेंट बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास एक बैलून है, बैलून, उस बैलून में स्टूडेंट हमने क्या किया है कि एयर फिल की है। यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही बेसिकली एप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हुआ क्या है कि हमने स्टूडेंट जैसे ही इसका ये थ्रेड ओपन करेंगे तो पीछे से स्टूडेंट एयर बाहर निकलेगी हमारी। रॉकेट भी ऐसे ही लॉन्च होता है स्टूडेंट, रॉकेट भी सेम एप्लीकेशन सेम ही कंसेप्ट है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट का। तो एयर जब बाहर निकलती है तो एक्शन है, एयर के ऊपर फोर्स लगती है। तो एयर स्टूडेंट रिवर्ट में बैलून के ऊपर भी फोर्स लगाती है बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए आपका जो बैलून है दैट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो जैसे एयर हमारी बाहर आती है तो स्टूडेंट एयर के ऊपर फोर्स लगती है दैट इज एक्शन। तो वो जो एयर है इस बैलून के ऊपर भी फोर्स लगाती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए आपका जो बैलून है दैट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ ऐसे होता है स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में रॉकेट ऐसे ही लॉन्च होता है स्टूडेंट। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ इस डायग्राम में भी स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। यहाँ बेसिकली है क्या, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया है, यहाँ एक हमने स्टॉपर लगाया हुआ है, स्टॉपर बीच में कुछ पानी है। जैसे ही हम नीचे से हीट अप करना शुरू करते हैं तो होगा क्या स्टूडेंट, धीरे धीरे आपका जो पानी है वाटर है दैट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। तो अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो एक टाइम पे स्टूडेंट आपका ये जो स्टॉपर है एकदम से बाहर निकल जाएगा, जो कॉर्क है। कहने का मतलब कॉर्क के ऊपर फोर्स लगेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट की ये जो टेस्ट ट्यूब है दैट इज कमिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। आइए कुछ और डायग्राम डिस्कस करते हैं।
ये जो स्टूडेंट हमारे पास दो डायग्राम गिवन है। यहाँ स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ इस डायग्राम में भी और इन दो डायग्राम में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिमिलरली इन दो डायग्राम में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही एप्लीकेबल है। वी कैन कैलकुलेट वट एवर वी विश, आइदर वेलोसिटी ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ एनी पर्सन। एक बार समराइज करते हैं स्टूडेंट, सारे डायग्राम समराइज करते हैं। एक हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये फर्स्ट पेज पे डायग्राम्स ये गिवन है। ये बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्स क्या कर सकती है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में पुट कर सकती है। ये है फोर्स कैन पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी मोशन को रोक भी सकती है। इट कैन पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टू व्हीलर पे चल रहे हो, आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो फोर्स है, तो आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट विल कम अल्टीमेटली इनटू रेस्ट। न्यूटन्स फोर्स का ही इफेक्ट है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया है कि जो फोर्स है दैट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे क्रिकेट में होता है, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल की स्टूडेंट डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। फोर्स कैन चेंज द साइज और डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डिस्कस करते हैं ये डायग्राम। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का कंसेप्ट समझाया हुआ है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस का। आइए वो भी डिस्कस करते हैं ब्रीफली स्टूडेंट, क्या है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m। अगर इसके ऊपर स्टूडेंट इस डायरेक्शन में हमारी एक फोर्स है 100 न्यूटन और इस डायरेक्शन में भी स्टूडेंट हम 100 न्यूटन ही फोर्स लगा रहे हैं लेट्स से, तो होगा बेसिकली क्या दोनों ही तरफ स्टूडेंट फोर्स ऑपोजिट है और सेम है। दे विल कैंसल देयर इफेक्ट्स स्टूडेंट। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट विल नॉट मूव। तो ये बेसिकली स्टूडेंट बैलेंस फोर्सेज है। बैलेंस फोर्सेज स्टूडेंट क्या होती है, जो फोर्सेज एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो टोटली कैंसिल कर देती है। दे कैंसल कंप्लीटली इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देन दे आर बैलेंस फोर्सेज। अगर बात करें अनबैलेंस फोर्सेज की, अनबैलेंस फोर्सेज में स्टूडेंट ऐसा नहीं हो पाता। एक तरफ हमारी फोर्स ज्यादा होती है, लेट्स से इट इज 100 न्यूटन, और इधर स्टूडेंट हमारी है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेट्स से 50 न्यूटन। तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है स्टूडेंट, इधर फोर्स ज्यादा है, कितनी होगी 100 माइनस 50। इस डायरेक्शन में स्टूडेंट हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 50 न्यूटन होगी। तो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये स्टूडेंट बेसिकली अनबैलेंस फोर्सेज हैं, अनबैलेंस फोर्सेज। जो बैलेंस फोर्सेज है वो एक दूसरे का इफेक्ट कंप्लीटली कैंसिल कर देती हैं, जबकि जो अनबैलेंस फोर्सेज है दे आर नॉट कैपेबल टू कैंसिल देयर इफेक्ट कंप्लीटली। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये स्टूडेंट यहाँ जो कैरम वाला है, यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली जिस कॉइन को हम हिट करते हैं सबसे नीचे वाला कॉइन आगे को स्लिप कर जाता है, जबकि जो रेस्ट ऑफ द कॉइन है दे ड्यू टू एनर्जी ऑफ रेस्ट दे रिमेन एट देयर ओन पोजीशन। उसके बाद ये स्टूडेंट ग्लास वाला, यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। कार्ड आगे स्लिप करता है और कॉइन हमारा नीचे की तरफ फॉल कर जाता है। उसके बाद अगर बात करें इसकी स्टूडेंट, यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। हाथ को नीचे करने से टाइम इंक्रीज होगा, देयरफॉर हमारी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। इस डायग्राम में स्टूडेंट
इस डायग्राम में हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। गन वाले में स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल, आल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वली एप्लीकेबल हेयर। इस डायग्राम में भी स्टूडेंट हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है, यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। अगर नेक्स्ट डिस्कस करें, इन दो डायग्राम में भी स्टूडेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही एप्लीकेबल है। आइए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल एंड अप आवर ऑल कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्या है? एक बुलेट है, ए बुलेट ऑफ 10 ग्राम is fired. A bullet of 10 gram is fired from a gun of 5 kg with velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। हमें गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, यहाँ ये इक्वेशन स्टूडेंट एप्लीकेबल है। MBVB मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस MG मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। बुलेट का मास स्टूडेंट हमें 10 ग्राम गिवन है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10/1000 तो ये बनेगा 0.01। तो यहाँ स्टूडेंट आएगा 0.01। बुलेट की वेलोसिटी हमें गिवन है 500। गन का मास स्टूडेंट हमें गिवन है 5। गन की वेलोसिटी हमें रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं, इनको दो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 5। यहाँ आएगा 5VG इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट यहाँ 5VG इज इक्वल टू -5। देयरफॉर जो गन की वेलोसिटी है स्टूडेंट दैट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। I hope student you might have understood all these important concept. Please do like, share and subscribe my video. Thank you and thank you very much.